हेलो एवरीवन। सो आई होप बच्चा आप सभी लोग एकदम मस्त मज़े में होंगे एंड यू गाइस आर एक्साइटेड टू स्टार्ट योर 11th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। है ना, 10th अब हो गया मैम, हमको जल्दी से 11th स्टार्ट करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसका हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है, तो जानते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। उसके पहले हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमको, तो एकदम इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। चलिए फटाफट से कवर करते हैं। तो बच्चा माई सेल्फ अर्चना पांडे, योर फिजिक्स मैम। एंड उसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इनकेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द कोड अर्चना 10। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने बोला कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मतलब मैम क्या हम पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे? बच्चा यूनिट्स तो पढ़ेंगे ही, बट यूनिट्स का काम क्या होता है? यूनिट्स तो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना पहले हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा डिस्कशन तो क्वांटिटीज के बारे में बनता है ना। उसके बाद में हम यूनिट्स पे आते हैं। एंड इसमें से जो चीज़ें हम अभी यहाँ कवर करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपके स्कूल टाइम में इसको कवर की होंगी। ठीक है, आप में से जिसको जो भी आंसर्स पता होगा डेफिनेटली चैट सेक्शन में आप आंसर कीजिए। ठीक है, सो चलिए लेट्स गो अहेड नाउ। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चा कि हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि विच इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली, है ना। मतलब जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको लेंथ मेजर करना है, सपोज कि इस पेन का लेंथ मेजर करना है, हम क्या करेंगे, चुपचाप से जाएंगे एक मीटर स्केल लेके आएंगे, या आप कह सकते हो इंची टेप लेके आएंगे एंड देन आराम से मेजर कर सकते हैं, है ना। इसका मास मेजर करना है, वेइंग मशीन चाहिए, या हमको अपना मास मेजर करना होता है, जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे गपचुप से, है ना, और आराम से हमको मास पता चल जाएगा। तो ये जो टर्म सुन रहे हैं आप, लेंथ है, मास है, सिमिलरली टाइम देखना है, घड़ी देख लो भाई, घड़ी देख लो, ये घड़ी देखो, फोन की घड़ी देखो, जो मर्जी वो घड़ी देखो, एप्पल वॉच देखो तुम, है ना, या कोई और वॉच देखो, जो भी है टाइम तो सब वही बता देंगी। कोई भी वॉच हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि जो भी क्वांटिटीज है जिसको हम फिजिकली आराम से विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दी व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें ना समझने जैसा तो कुछ है नहीं, बट हाँ, अगर कुछ डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, तो आप जरूर से कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको आपके आंसर जरूर मिलेंगे। तो बच्चा क्या फिजिकल क्वांटिटी बस ऐसे बोल दिया तो हो गया? उसके टाइप्स वगैरह भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, और आपने, मैंने कहा कि आपने स्कूल में करा होगा, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्या होती है बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? तो चलिए एक एक के बारे में हम जरा डिस्कशन करते हैं थोड़ा विस्तार में। तो अगर हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई, एकदम अगेन सिंपल सादे शब्दों में कहें तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अपनी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चा, दैट इज नथिंग बट दी, तो चलो हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट हमको थोड़ा पता तो चले। चलो ठीक है, बिना हाईलाइट किए ज्यादा सुंदर लग रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो एकदम सिंपल सादे शब्दों में, जैसे कि यस आप लोगों ने एकदम से सही बोला, बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, हम कह सकते हैं इनको बेसिक क्वांटिटीज। तो बेसिक क्या मतलब, यस बच्चा बिल्कुल सही, आप कह सकते हो कि दीज आर दी व्हाट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। व्हेन वी आर सेइंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन व्हाट सेंस, क्या पैसा कमा के लेके आती तो इसलिए इंडिपेंडेंट। हम कहते हैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इनका मेजरमेंट के लिए इंडिपेंडेंट, मतलब हमको डायरेक्टली हम जाएंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के लाए और हमने मेजर कर लिया, हमको आंसर मिल गया। सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज। ठीक है, मतलब किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको कोई दूसरी क्वांटिटी का पता होना जरूरी नहीं है।
लेंथ मेजर करना है, चुपचाप से स्केल लेके आए, मेजर कर लिया, काम खत्म। मास चाहिए, वेइंग मशीन है, खत्म। टेम्परेचर मेजर करना है, आप थर्मोमीटर लेके आए, पता चल गया कि भाई हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, हमको बुखार कितना है, वॉट एवर इट इज, हमको मालूम पड़ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ एन बॉडी, ठीक है। सिमिलरली टाइम देखना, घड़ी देख लो, पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये से जो भी क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट आप कह सकते हो डायरेक्टली हो सकता है, और जो इंडिपेंडेंट है, या आप कह सकते हो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनके बेस पे आप कह सकते हो बाकी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज व्हाट, फंडामेंटल। इसीलिए वर्ड जो है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब ही होता है ना बेसिक, ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि टोटल कितने टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट। चलो देखते हैं किसके किसके आंसर आ रहे हैं, एंड आई होप सभी लोग सही आंसर करेंगे। सो यस बच्चा, टोटल 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, है ना। हमारे पास में टोटल कितने टाइप्स ऑफ होते हैं? तो 7 टाइप्स हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली वी कैन से दैट 7 टाइप्स, जस्ट ये बोल सकते हैं कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, ठीक है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। और वो कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। यस गाइस, कम ऑन। तो बिल्कुल, एक तो आप कह सकते हैं लेंथ, एंड बच्चा लेंथ का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कैपिटल एल हम यूज कर लेते हैं, करेक्ट है। दूसरा हमने कह दिया कि चलो हम मास यूज कर ले रहे हैं, मास को जनरली हम कैपिटल एम से यूज कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम स्मॉल एम नहीं यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट जो स्टैंडर्ड है वो हम जनरली कैपिटल एम यूज कर लेते हैं। थर्ड वन इज व्हाट, चलिए बताइए, लेंथ मास, फिर आपका फेवरेट विच इज टाइम। टाइम को हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट कर ले रहे हैं। उसके बाद में जो है वो आपका क्या क्वांटिटी आ जाएगा? सो लेट्स से टाइम के बाद में चलो हम यहाँ पर टेम्परेचर ले ले रहे हैं, विच इज टेम्परेचर। तो देखिए बच्चा, टेम्परेचर को आप लोग आइदर थीटा से मतलब डिनोट करेंगे, या फिर उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई एम सॉरी, जो उसका यूनिट होगा के, बट जनरली टेम्परेचर का नोटेशन जो होता है वो हम थीटा से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को टी से नहीं डिनोट करते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा होगा कि जहां पर हम टेम्परेचर को स्मॉल टी वगैरह यूज कर ले रहे हैं, बट उसका स्टैंडर्ड जो नोटेशन हो जाता है वो तुम्हारा थीटा आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा यहाँ पर अपना विच इज योर फिफ्थ वन, चलो हम यहाँ ले ले रहे हैं, क्या आएगा बताओ? इलेक्ट्रिक करंट हम बोल सकते हैं, कैन वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं? आई से, बिल्कुल सही जवाब। एंड और क्या बचा हमारे पास में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बिल्कुल सही। वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड विच इज डिनोटेड बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जनरली बच्चा वैसा स्टैंडर्ड कोई नोटेशन नहीं है, उसको हम उसका जो यूनिट होता है सी डी, उससे डिनोट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगेन इसका भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, उसका यूनिट जो होता है वो हम लिख लेंगे, यूनिट जो होता है वो मोल हो जाता है। सो ये चीजें हैं। अब देखो, अब यहां पर अगर हम ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये इन सातों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको कोई भी आप कह सकते हो कि अलग से क्वांटिटी के पता होना जरूरी नहीं है। आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर करना स्केल से मेजर कर लेंगे, मास को मेजर करना है वेइंग मशीन से मेजर कर लेंगे, टाइम को मेजर करना है वॉट्स जो या क्लॉक जो है उससे मेजर कर लेंगे, टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर से मेजर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए अमीटर यूज कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बच्चा लक्स मीटर यूज कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज हैं, मतलब इनके मेजरमेंट के लिए हमको किसी सेकंड या थर्ड क्वांटिटी का पता होना जरूरी नहीं है, आराम से हम इनको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका दूसरा टाइप जो हम लोगों ने पढ़ लिया, विच इज योर डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सेकंड हमने क्या बोल दिया, इज नथिंग बट दी व्हाट, विच इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखते हैं वो क्या होता है। वैसे आप लोगों ने आंसर करना तो चालू कर दिया है, ठीक है, एंड आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे।
तो बच्चा देख डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, वही जो डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, है ना। द quantities which depends on the other quantities, on the other quantities, है ना, for their measurement, for their measurement। सिंपल सा हम उसको क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट दी व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। तो क्या हम इसको एकदम सिंपल शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। दिस इज नथिंग बट दी वर्ड विच इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, परफेक्ट। अब यहाँ पर अब ये तुम्हारे इतने सारे हो गए विच आर दी। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो जैसे आपने वहां पर देख लिया कि हमने 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया। बट बच्चा जब हम डिराइव की बात करते हैं तो आप जो 7 फंडामेंटल्स हैं उनको छोड़ करके, और आगे हम 2 और पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, तो 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री, इनको छोड़ करके जितने भी क्वांटिटीज आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो चलिए कुछ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि मान लो अगर हमको फोर्स मेजर करना है, आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, सिंपल वाला फॉर्मूला हमने लिया। तो मतलब फोर्स फाइंड करने के लिए पहले तो हमको मास पता होना चाहिए और दूसरा हमने एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फोर्स मेजर करना डायरेक्टली जाके मेजर कर लोगे, बिना 2 क्वांटिटीज के और पता हुए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिपेंड कर रहा है ना फोर्स किस पे, मास पे भी कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लो हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कह सकते हैं v/t हो जाता है। मतलब अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, मतलब हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए और हमको टाइम पता होना चाहिए, तभी जाके एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिमिलरली हो सकता है आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को मालूम है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, फिर उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आपको पता है कि अगर मान लो क्यूब का हम बोल रहे हैं तो लेंथ क्यूब हो जाएगा, मतलब उसका लेंथ तो मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली तो जाके वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे आप, करेक्ट। तो जो भी क्वांटिटीज हैं वो किसी और पे डिपेंड कर रही हैं उनके मेजरमेंट के लिए या उनके कैलकुलेशन के लिए। सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, कोई डाउट है तो जरूर से आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद में मैंने आपको एक वर्ड और यूज किया था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो थर्ड टाइप है बच्चा, उसको हम कह सकते हैं विच आर दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करें तो क्या क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 ही होते हैं। एक तुम्हारा आ जाता है विच इज प्लेन एंगल and the other one is what, which is solid angle, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बोले मैम ये तो ओम है। बच्चा ओम जो है वो मतलब वहां वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किसी का नाम होता है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक्चुअल नेम कुछ और है और तुमको घर पे चुन्नू मुन्नू सुन्नू जो भी तुमको बुलाते होंगे, वैसे गुड़िया रानी व्हाटएवर, तो वो तो तुमको बुलाया जा रहा है ना, बट तुम्हारा एक्चुअल नाम तो कुछ और है। उसी तरह से ये जो सिंबल है, ये इसका जो नाम है ये ओमेगा है, ठीक है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। बाद में आप पढ़ेंगे ये जो ऐसा ऐसा वाला कर्ली डब्ल्यू होगा, इसको भी हम ओमेगा बोलेंगे। तो बोलोगे क्या लफड़ा है मैम, दोनों ओमेगा कैसे हो सकता है। तो जैसे अपने ABCD में हम बोलते हैं ना कैपिटल अल्फाबेट्स एंड स्मॉल अल्फाबेट्स, तो उसी तरह से आप इसको कह सकते हैं ये बिग ओमेगा है, मतलब कैपिटल
कैपिटल तो नहीं बोलेंगे हम, बिग और ये तुम्हारा स्मॉल ओमेगा हो गया। उस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो कहने का मतलब, तो तुमको ओम जैसा दिख रहा है वो ओम नहीं है, सॉरी, द नेम ऑफ द सिंबल इज ओमेगा, ठीक है। और आपका जो प्लेन एंगल होता है बच्चा, ये होता है तुम्हारा 2 डायमेंशनल एंगल, 2D। और जो हमारा सॉलिड एंगल होता है ये होता है 3 डायमेंशनल। हम देखते हैं किस तरह से 2 डायमेंशनल और किस तरह से 3 डायमेंशनल होगा। आई होप आप लोगों को क्वांटिटी समझ में आ गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और यही हम चाहें तो एक और यहाँ पर बाइफर्केशन कर देते हैं, विच इज योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। तो हमारा 3 टाइप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो 3 टाइप ऑफ हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो यूनिट लगेगा, क्लियर है। तो वो जो यूनिट्स हमको लगेगा, दैट यूनिट्स आर नथिंग बट दी व्हाट, तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है, जिसको या तो हम बेस यूनिट कह सकते हैं, इसको आप बेस यूनिट कह सकते हैं, बेस यूनिट्स, या फिर वी कैन कॉल इट एज व्हाट, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो सिंपल सी चीज है बच्चा, जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, आइदर फंडामेंटल और यू कैन से दैट बेस क्वांटिटीज, उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स लग रही है वो आपके हो गए बेस यूनिट्स, क्योंकि आपको पता है कि द क्वांटिटीज इटसेल्फ आर इंडिपेंडेंट, तो उनकी यूनिट्स भी डायरेक्टली उसी तरह से यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट्स की पहली बात तो जरूरत क्यों होती है कि किसी भी क्वांटिटी को तुम अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे बताओगे, आई मीन तुम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो तुम उसका क्या बताओगे, ठीक है, लेंथ क्या होगा, मास क्या होगा, एंड मान लो कि अगर हम समथिंग टाइम रिलेटेड बात करें तो इस तरह से जो 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 भी तुम क्वांटिटीज की बात कर रहे हो तो ये सब अलग अलग यूनिट्स में मेजर होंगे ना। मतलब हम टाइम को तो केजी में नहीं मेजर कर सकते हैं, या हमको पता ही नहीं कि टाइम मेजर किस में करना है, तब भी प्रॉब्लम वाला सीन है। देयर शुड बी सम यूनिट। तो इसीलिए है कि मेजरमेंट के लिए जो होगा, अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के लिए वी नीड सम यूनिट्स, और इस तरह से है तो आपके बेस यूनिट्स जो हो जाएंगे, अगेन आप कह सकते हो कि 7 आपके बेस यूनिट्स हो जाएंगे। वाई? बिकॉज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सो यू कैन से दैट सिंपल वर्ड्स में, यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर, which are used to measure fundamental quantities, है ना, fundamental quantities are nothing but the what, base units। एग्जाम्पल चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, आप सभी को पता है कि टोटल अभी 7 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं मीटर हो सकता है, देन उसके बाद में केजी हो सकता है, फिर उसके बाद में मान लीजिए टाइम का ले लिया हम लोगों ने, सेकंड ले लिया, हमने टेम्परेचर लिखा था, टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है, हमने इलेक्ट्रिक करंट लिखा था विच इज एम्पियर हो गया, हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखा था जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, इट्स कैंडेला, मैं नीचे लिख दे रही हूँ उसका स्पेलिंग, एंड फिर हमने लिखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो MOL, याद रखो MOL लिख रहे हो मतलब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो, एंड इफ यू आर राइटिंग MOLE तो देन मतलब वो क्या हो गया, आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा यूनिट हो गया। देखिए हमारे 7 यूनिट्स हमने लिखे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 बेस यूनिट्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली ऐसे आप डिराइव के लिए बोल सकते हो, तो विच आर दी व्हाट डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो हो जाएंगे विच आर यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, विच आर यूज्ड टू मेजर, it is used to measure derived quantities। एग्जाम्पल्स बता दो मुझे थोड़े से, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन लिखा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं, हमने फोर्स लिखा तो एक तो आप न्यूटन बोल सकते हैं, फिर आपने सपोज प्रेशर लिख दिया तो हम पास्कल बोल सकते हैं, आपने डेंसिटी बोल दिया था तो इट वाज मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब केजी पर मीटर क्यूब, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो भी आपके यहाँ पर आप देख सकते यूनिट्स आ गए, ये सारे के सारे डिराइव्ड हो गए। एंड लास्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है।
हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होता है वो तुम्हारे, जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी किसका, प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल जो है वो क्वांटिटी है, उसको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आएगा। मैंने आपको ये बोल दिया था, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं एंड इट्स 2D। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि प्लेन एंगल मतलब जैसे ही प्लेन आता है मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सेस। याद रखिए, फिर वो कोई भी 2 एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी एक्स एंड वाई एक्सेस, इट कैन बी वाई एंड जेड एक्सेस, इट कैन बी योर एक्स एंड जेड एक्सेस, एनी 2 एक्सेस। जो हम फेमिलियर हैं हम उसी की बात कर लेते हैं। सो वी आर फेमिलियर विथ व्हाट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। मान लेते हैं कि ऐसे हम लोगों ने कोई यहाँ से लाइन ले लिया है एंड अगर हम यहाँ पर बच्चा देख इसका आर्क यहाँ पर देखें तो आर्क इज समथिंग लाइक दिस। क्या हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं? आर्क लेंथ को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और लेट्स से ये इस तरह से ऐसे मूव करते जा रहा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है, तो लेट्स से हम थीटा एंगल बोल दे रहे हैं। और अगर ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो सर्कल बना देगा, और सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है। हम इसको सपोज रेडियस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये तुम्हारा प्लेन एंगल हो गया एंड अगेन प्लेन में बन रहा है बिकॉज एक्स वाई प्लेन। ये देखो ये तुम्हारा प्लेन हो गया, इसी के अंदर बनेगा ये। अब उसके बाद में, ठीक है, अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, विच इज योर थीटा एंगल। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना, एंगल इज नथिंग बट दी व्हाट, विच इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, arc length upon radius. So therefore यहाँ पर क्या आ जाएगा, which is theta is nothing but is equals to s upon r। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ये। ठीक है, आर्क लेंथ हो गया एंड सिंपली वी कैन से दैट इसका जो एसआई यूनिट होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बिकॉज हम यूनिट की बात कर रहे हैं, और अभी हम यूनिट एसआई यूनिट होता क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ बता दे रही हूँ, आगे हम उसको देखते हैं। तो इसका जो होता है बच्चा रेडियन होता है, एंड रेडियन को हम इन शॉर्ट लिखते हैं RAD, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली जो तुम्हारा दूसरा वाला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इज योर सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हो गया सॉलिड एंगल, जिसको हमने डिनोट किससे किया है, ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल कैसे होगा, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे वो कोन वाला आइसक्रीम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लो कोई अपने पास में कोई स्फेरिकल बॉल है जो सॉलिड स्फीयर है, उसमें आप लोगों ने एकदम कोन करके निकाल दिया, या जो हम भेल खाते हैं है ना, उसका जो वो पेपर रैप होता है, उस तरह से अगर हम यहाँ बनाना चाहें, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बन जाए। ये तुम्हारा तीसरा, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन सपोज हमने कंसिडर कर लिया एंड लेट्स से फिलहाल ऐसा नहीं चाहिए अपने को। देखो अगर ये बच्चा ये ऐसा ही कुछ है, आप इमेजिन करने का ट्राई करो, एक्चुअल डायग्राम टेक्स्ट बुक का मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से ही आएगा ना। अब ये देखो, ये एक्सिस को अगर उठा के मैं यहाँ रख दूं, है ना, ये जो तुम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के मैं ये जो पॉइंट है यहाँ रख दूं, तो मेरा एक एक्सिस ऐसे इस तरह से जाएगा, है ना। एक एक्सिस आप कह सकते हैं ये जो होगा ये इस तरह से जाएगा, और तीसरा एक्सिस जो हो जाएगा वो, तीसरा एक्सिस यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर है ये एंगल इस तरह से बनता है, जो कि तुम्हारा कौन सा एंगल हो जाता है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सरफेस एरिया, बिकॉज ये सॉलिड पार्ट था, ये सॉलिड पार्ट था, तो हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, लेट्स से हमने इसको DA बोल दिया, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं जो भी होगा। और ये हमारा, हम इसको सपोज R ले रहे हैं। तो जो तुम्हारा सॉलिड एंगल है उसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट दी व्हाट, दैट सरफेस एरिया
ठीक है, जो भी आपने लिया है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एस से डिनोट किया है तो एस, डी ए से डिनोट किया है तो डी ए। आई शो यू। आप अगर यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, देखो ये दोनों ही डायग्राम है, आपके टेक्सचुअल डायग्राम्स हैं। तो ये आपका हो गया विच इज प्लेन एंगल का डायग्राम, है ना, और ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम थोड़ा काफी अच्छा है, और वो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि हमने कट करके बाहर निकाला हुआ है। अंदर देखो ये पूरा का पूरा आप यहाँ देख सकते हैं 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है। मतलब ये मेरा एक एक्सिस वाई एक्स हो सकता है, एक एक्स हो सकता है, पीछे भी देखो एक्सिस जा रहा है। तो इस तरह से तीनों ही डायरेक्शन में है। और डी ओमेगा मतलब अगर आपने डी यहाँ लगा दिया तो मतलब छोटा एंगल फॉर्म हुआ। डी यूज होता है इसीलिए कि बहुत छोटी क्वांटिटीज है, तो सिर्फ एस लगा दिया मतलब आप बड़ी की बात करें, ये बहुत छोटा है तो इसीलिए हम डी लगा देते हैं आगे। तो ये हो गया तुम्हारा डी थीटा, इस तरह से ये डी एस हो गया। तो ये तुम्हारा एक सॉलिड एंगल हो गया और एक हो गया तुम्हारा प्लेन एंगल। ठीक है, एंड सिमिलरली उसके जो यूनिट्स हैं। अब ये सारी चीजें तो ठीक हैं, बट तुम बोलोगे कि मैम हमने जो यूनिट्स पढ़ा हुआ है, हमने तो इस तरह से 3 यूनिट्स पढ़े हुए हैं कि पहले जो अर्लियर यूनिट्स यूज होता था, एक तो हमने एमकेएस पढ़ा हुआ है ना। एमकेएस क्या होता है बच्चा? एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सिमिलरली सीजीएस, जिसको जिसको पता है जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। सीजीएस क्या हो जाएगा? सो सीजीएस इज विच इज सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, एंड यहां पर आ जाएगा सेकेंड, है ना। एंड एक और आपने सुना होगा विच इज एफपीएस। ठीक है, एफपीएस क्या क्या है? एफपीएस इज व्हाट? विच इज फुट, पाउंड, सेकेंड। समझा? तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला तीनों की तीनों क्वांटिटीज है, दीज आर व्हाट? लेंथ के लिए है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूं, ठीक है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा लेंथ के लिए है, ये हमारा मास के लिए है, और ये आप देख सकते हैं दिस इज फॉर टाइम, है ना। लेंथ, मास एंड टाइम के लिए है। तो अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे 3 अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाती हैं। मान लो कि मुझे जो है कोई एक अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, समझो मुझे मराठी आती है, मुझे बंगाली समझ में नहीं आती है, और आपने बंगाली आती है। अब सब सोचो कि हम लोग बात कैसे करेंगे? मतलब आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। ऑल्दो हो सकता है कि जो रिसर्च हो रही है वो एक ही टॉपिक पे हो रही है, तो ये बहुत ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना कम्युनिकेशन। तो इसीलिए पहले जब भी जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है, मान लो अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं, तो डेटा शेयर करना या उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। सो टू ओवरकम विद दैट ऐसा हुआ कि एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे लोगों अपने यहाँ जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश यूजुअली जो होती है वो कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, सबको मतलब आई जाती है। अगर समझो हमको एक दूसरे की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं आ रही है, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ कि इन तीनों में से ऐसा डिसाइड हुआ कि चलो यार एक तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कर देते हैं जो हर जगह मतलब यूज होगा, उसके अलावा जिसको अपना अपना जो यूज करना है करे। जैसे हम अपने घर पे अपने मदर टंग में बात करते हैं, बट हमको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है कि जिससे अगर हम बाहर कहीं जाएं तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें, तो सेम वे। तो देन उसके बाद में उस डिसीजन के बाद में ऐसा हुआ कि जो ये तुम्हारा एमके सिस्टम है इसी को डिक्लेयर कर दिया गया, इसको इंटरनेशनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट्स वाई जो हमारा एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम बच्चा, वो एमकेएस जो है उसी को हमने एसआई सिस्टम ऐसा डिक्लेयर कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो लेंथ का एसआई यूनिट हम बोलते हैं ना, मीटर होता है, फिर मास का जो होता है वो किलोग्राम होता है, एंड टाइम का सेकेंड। आप देख सकते हैं टाइम का तो एनीवेज चेंज नहीं हुआ, टाइम का तीनों ही सिस्टम में जो है वो सेम है, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब जो आपका सिस्टम इंटरनेशनल है वो यहाँ से आया, एंड ये उसका आप कह सकते हैं कि देखो ये हिस्ट्री है। तो सिस्टम इंटरनेशनली मतलब ये यहाँ से एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेड बाय, आप इसको रीड कैसे करते हैं, विच इज सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स, और ये क्या है? फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड इसको हम लोग
एब्रीवेशन की तरफ से जस्ट आई मीन नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम उसको क्या बोल देते हैं, एसआई यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई का फुल फॉर्म यू कैन से दैट विच इज स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल, या आप कह सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। इस तरह से ये तुम्हारा यूज हुआ। और ये हुआ कहाँ, सो दिस इज डेवलप्ड बाय व्हाट, विच इज ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स, ठीक है। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि कब हुआ, दिस इज इन 1971 में। एंड ये कॉन्फ्रेंस में फाइनली चीज़ें जो हुई वो एक्सेप्ट हो गई। तो उसको बाद में थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो होती हैं वो रिवीजन होते रहती हैं, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक बार मास का जो है वो डेफिनेशन यूनिट वो रिवाइज हुआ। तो अगर हमको ये जानना है कि जैसे लेंथ का हम बोल रहे हैं कि यूनिट बच्चा क्या होता है, मीटर होता है, एक एक करके हम देखते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ का यूनिट इज व्हाट, विच इज मीटर, ठीक है। तो पहली बात मतलब सबसे पहली बार किसको पता चलेगा कि मीटर कैसे, जैसे हमारे घर में कोई बेबी बॉर्न होता है तो अब चलते हैं चलो इसका नामकरण करते हैं, उसके पहले तो उसका कोई नाम नहीं है, मान लो उसको बॉर्न होके 15 दिन हो गया, है ना। जब तक कोई उसका नाम नहीं रखेगा तब तक तो वो मतलब उसका कोई ऐसा नाम है ही नहीं, प्यार से तुम जो भी उसको बुला लो, बट एनीवेज उसका नाम तो नहीं है। पर जैसे उसका नामकरण हो जाता है कि ठीक है अभी ये जो बेबी है इसका ये प्रॉपर नाम होगा, जो ऑफिशियल नाम है जो हर जगह यूज होगा, है ना। तो उस तरह से पहली बार तो नामकरण हुआ होगा, तो मीटर, ठीक है अभी हमको पता है मीटर मीटर हम करते रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम जब हुआ होगा तो कहाँ से आया, ये सारे के सारे डेफिनेशन। और ये पूरी चीजें तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुमको अब ऐसा लग सकता है कि मैम क्या ये डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं, बहुत बार नहीं भी आते हैं, कुछ एक हैं जैसे मास का हो गया, आपने याद कर लिया करो, टाइम जो है इसमें से इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किसी कभी कभी, अदरवाइज जनरली सारे नहीं पूछे जाते, बट हमको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे के सारे ये यूनिट्स तो हो गए, एंड ये उसका जो है डेफिनेशन है कि फर्स्ट टाइम कैसे वो यूनिट बना, ठीक है। तो उसको जस्ट आप एक रीड कर लेना, रीड ही करने की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं। तो जैसे हम मोल की बात करते हैं तो जो एवोगैड्रोस नंबर है, अभी ये शायद से हो सकता है तुम्हारे लिए ये वर्ड नया होगा, बट आप केमिस्ट्री जैसे स्टार्ट करेंगे वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि एवोगैड्रोस नंबर ये जो है विच इज 6.022, यूजुअली हम यूज करते हैं 6.022 ओनली, बट यहाँ आपको पूरा एक्चुअल वैल्यू दिया है, इसलिए आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद काफी सारा डिजिट्स है, इनटू 10⁻23, इसी को हम कहते हैं अवोगाड्रोस नंबर। तो अगर आप कह सकते हैं 1 मोल में अगर इतना एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट है तो वो आपका हो गया विच इज अवोगाड्रोस नंबर, उसी को आप 1 मोल बोल सकते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जनरली हम स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं। और बाकी ये तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो अगर इतना जो है वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है तो देन हम कह सकते हैं कि ठीक है ये आपका जो इंटेंसिटी है दैट कैन बी मेजर्ड। तो ये चीजें हैं बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहली पहली बार है ना यूनिट का नामकरण हुआ इस तरह से हुआ, सिर्फ रीड करना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो आई होप हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में जो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अदर यूनिट्स, कन्वर्जन्स जो है वो हमको पता होना चाहिए। इसमें से मैं बताती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो तुमको बिल्कुल याद रखना है, उनको नहीं भूलना है, बाकी थोड़ा बहुत अगर आप भूल जाएंगे तो चलेगा। जैसे 1 मिनट, हमको पता है 1 मिनट का एसआई में, एसआई जो होता है टाइम, ये बिकॉज टाइम का है तो टाइम का यूनिट इज सेकेंड, 1 मिनट इज 60 सेकेंड। 1 आवर कितना हो जाता है, 60 मिनट विच इज 3600, 60 × 60। 1 डे जो हो जाता है, 1 डे कितना होता है 24 आवर्स, तो 24 × 3600, ये आया कहाँ से, तो विच इज 24 × 3600, बिकॉज 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है, तो 24 × 3600, जो कि ये तुमको 86400 आ जाएगा। 1 ईयर तुमको पता है 12 मंथ हो जाता है, ठीक है। और एक मतलब एक ऐसे ही आप कह सकते हो कि डेज कितना होता है, तो 1 ईयर में 365 डेज होता है। यहाँ आपको 0.25 लिया, जरूरी नहीं है कि हम 2.25 लें, आप 365 लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 365 इंटू क्या करोगे 3600, बिकॉज एक सॉरी नॉट 3600, एक दिन तुम्हारा 24 आवर्स का होता है ना, तो 86400, मतलब कहने का मतलब ये है
ये जो हमने यहाँ पर किया हुआ, ये क्या किया है, तो 1 डे में कितना है, 1 डे इज व्हाट, विच इज 86400 इनटू, आप कितना कर रहे हो, 365। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एंड देन तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है डिग्री। यस, 1 डिग्री इज व्हाट, विच इज पाई रेडियन, या हम उसको बोल देते हैं पाई बाय 180 रेडियन। 1 लीटर जो होता है, लीटर तुम्हारा आ जाता है, तुमको पता है कि 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। कैरेट नहीं याद रहेगा फिर भी चल जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं। टन जो है वो याद रखो, 10⁻³ kg होता है। कैरेट जो है बाय द वे 200 मिलीग्राम होता है, बट नहीं याद है तो चल जाएगा। बार जो होता है बच्चा, वो प्रेशर का यूनिट है, ये पता होना चाहिए। 1 बार इज 10⁵ पास्कल, ठीक है। क्यूरी, अगेन क्यूरी नहीं याद रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट वैल्यू इसका होता है 3.7 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड, ठीक है। रोइंगटन, रोइंगटन भी नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, यहाँ पर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो विच इज कूलम पर केजी, ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट मास है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है विच इज क्विंटल, ठीक है। सो क्विंटल जो होता है ये याद रख लो, कभी ऐसा कोई मतलब हम जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें कोई बड़ा वेट होगा तब यूज करना पड़ेगा, विच इज योर 100 kg। बार्न जो होता है बच्चा, बार्न ये होता है यूनिट किसका, एरिया का। 1 बार्न जो होता है विच इज 10⁻28 मीटर स्क्वायर। बहुत रेयर है कि मतलब ये यूज हो, अदरवाइज ठीक है। अगेन ये भी बहुत कम यूज होता है, बट ठीक है, विच इज 10⁻2 मीटर स्क्वायर है। हेक्टेयर, हेक्टेयर भी 10⁻4 है। मतलब ये सब है कि बहुत एकदम नॉर्मल सा है कि आया तो आया, और लास्ट वाला पता होना चाहिए विच इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम 1 ATM भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एनी टाइम मनी नहीं है, इट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 1 ATM इज व्हाट, आप ऐसे याद रख सकते हैं 1 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 बार इज इक्वल्स टू 1 ATM, बिकॉज देखो दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, वहां भी हमने 10⁵ लिया, यहाँ भी अगर 1 इंटू 10⁵ लिया तो दोनों जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो ये आपके अलग अलग यूनिट्स हैं, और मैंने आपको बता दिया क्या याद रखने की जरूरत है, क्या याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। एंड कभी भी जब हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि अगर आप पूरा का पूरा, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है, यूनिट्स को लिखने का, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहली चीज कि अगर आप फुल यूनिट लिख रहे हैं, मतलब पूरा पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे मीटर हमने लिखा तो सारे के सारे अल्फाबेट्स जो है वो आपके स्मॉल कैरेक्टर में होंगे। किलोग्राम लिख रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऐसे स्मॉल कैरेक्टर में आएगा। किसी पर्सन के नाम पे भी है, जैसे आपको पता है न्यूटन, न्यूटन यहाँ पर पर्सन के नाम को डिनोट नहीं कर रहा है, न्यूटन यूनिट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी सारा का सारा स्मॉल कैरेक्टर में रहेगा, ठीक है। पास्कल आप लिख रहे हैं, पास्कल एनीवेज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी यूनिट हो, अगर पूरा पूरा हम लिख रहे हैं तो इट शुड बी रिटन इन व्हाट, स्मॉल लेटर्स, इररिस्पेक्टिव जो किसी पर्सन के नाम पे है या किसी पर्सन के नाम पे नहीं है। ये कंप्लीट यूनिट के बारे में। बट वही अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए बच्चा कि जो पर्सन के नाम पे है, किसी भी पर्सन, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट, वापस से रिपीट कर रही हूं, उसका फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। एग्जाम्पल, जैसे न्यूटन लिख दिया मैंने, एक ही अल्फाबेट है तो कैपिटल एन हो गया। पास्कल, PA, तो एक ही अल्फाबेट कैपिटल होगा, दूसरा उसके बाद चाहे 3 4 आए तो भी स्मॉल हो जाएंगे। ओनली फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। एम्पियर आप सभी को पता है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। कैल्विन, ये सब क्या है, दीज आर दी पर्सन्स नेम, तो ये फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। बट वही अगर अपार्ट फ्रॉम नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेम ऑफ पर्सन, then you can say that
कि जो भी तुम्हारे यूनिट्स हैं वो सब के सब यहाँ भी स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। लाइक जैसे हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं, हम कैपिटल सी और एम नहीं लिखेंगे, सीएम। किलोग्राम लिख रहे हैं स्मॉल के स्मॉल जी, मीटर लिख रहे हैं स्मॉल एम, ठीक है। आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ ठीक है, सेंटीमीटर तो जाने ही दो। उसके अलावा क्या आ गया तुम्हारा, अलग अलग जो भी हो जाएगा, मतलब सेकंड लिख रहे हो तो इस तरह से सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नो प्लूरल्स, कोई भी प्लूरल फॉर्म में अलाउड नहीं है, ठीक है। नो पंक्चुएशंस, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जैसे 5 kgs अगर आपने ऐसे लिख दिया है 5 kgs, हमको आदत होती है ना, ये गलत तरीका है लिखने का। इट शुड बी 5 kg ओनली। फिर वो 1 kg हो 2 kg हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप सपोज लिख रहे हो विच इज 2 hours, नहीं, ये जनरली जो होता है वो इनकरेक्ट होता है। इट शुड बी जस्ट 2 hour ओनली। तो इस तरह से चीजें, पंक्चुएशन जो है अलाउड नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों ने केजी लिख दिया तो चलो अब यहाँ हम आगे लगा देते हैं डॉट, क्योंकि किलोग्राम है तो जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो बीच में अगर हम फादर्स नेम लिख रहे हैं तो हम यूजुअली डॉट लगा देते हैं कि ठीक है पापा का पूरा नाम नहीं लिखा है हमने, तो ये भी जो है वो गलत है। तो इस तरह से चीजें नहीं करनी होती है। तो हमने यहाँ बहुत डिटेल में यूनिट्स के बारे में पूरा पूरा सब चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। और आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो, तो बच्चा अपना टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, इवन चैट सेक्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। एंड उसके अलावा कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। और बच्चा आप में से जो भी स्टूडेंट है अगर अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अच्छे से मुझसे प्लस पे पढ़ना, और बाकी हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, एक से एक टीचर्स हैं, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अर्चना10। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर आप क्लास 11th का ले रहे हैं, क्लास 12th का ले रहे हैं, आप जिस भी क्लास में हैं फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। माई कोड इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू गाइस, इट इज अर्चना10। आप अप टू 33% का सेविंग कर रहे हैं, और ये जो ऑफर है वो 30th अप्रैल तक वैलिड है, मतलब बिफोर अप्रैल 30, मतलब 30 तारीख के पहले तक ही है। तो अभी आपके पास जो 2-3 दिन का टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। अब देखिए अगर आप 1 मई के बाद में सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब 1 मई ऑनवर्ड्स ले लेंगे, तो आपका ये जो प्राइस है इतना हो जाएगा, और अभी आप देख सकते हैं कि आपको इतने में ही सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। सिमिलरली आइकॉनिक का भी। एंड उसके अलावा मतलब आपका जो प्राइसिंग है आप देख सकते हैं, ये रहा तुम्हारा 12 मंथ का प्राइसिंग, तो वो सेविंग हो गया, और एग्जैक्ट ऑफ आपको मिल रहा है 25% का। कोड क्या यूज करना है जो कि अभी मैंने तुमको बताया, इट इज सेम कोड अर्चना10 ओनली, ये मेरा कोड है बच्चा। 12 मंथ का वो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे जो हमारे अभी 12th स्टैंडर्ड में है, एंड 11th वाले जो हैं वो अपना 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस जो भी आप लेना चाहते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं प्लस और आइकॉनिक के। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, सारे वीकली टेस्ट, स्टैंडर्ड जो भी है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, जितना बार आपको लेक्चर लाइव तो ठीक है आपने अटेंड कर दिया, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, आप जितना बार देखना चाहें देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आइकॉनिक में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, वहाँ आपको टेस्ट एनालिसिस, सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चा। तो दैट्स इट फॉर द डे। एंड ये याद रखिएगा कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, यूजुअली बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैम बाद में हम ले लेंगे, 10% ऑफ तो एनीवेज मिल जाता है हमको, हम टीचर का अगर कोड या आप ही का कोड अप्लाई कर देंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चा, आपके बाद में 5% ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अभी टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, 25% ऑफ चल रहा है जो कि बेस्ट ऑफर है। एंड आ जाइए फटाफट से, अपनी प्लस की बैचेस चालू होने वाली है। तो सभी काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छे से पढ़िए बिना टेंशन बिना मस्ती। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करना, कुछ डाउट है तभी भी बता देना, और सभी के साथ शेयर कर लेना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ।